शुरुआत करते हैं 1490 की घटना से। समंदर ने रुद्र रूप ले लिया था। ऊंची लहरों की डरावनी चिंगाड़ दूर दूर तक सुनाई दे रही थी। दिन तो किसी तरह निकल जाता, लेकिन रात काटने को दौड़ती। कितने दिन पड़े रहेंगे ऐसे, पीरम खान ने सोचा। आगे गोलाकार टापू था, लेकिन उस पर बने किले को फतेह करना लगभग नामुमकिन था। अब पीरम खान ने एक चाल चली। उसने अपनी नौकाएं खाड़ी में खड़ी कर दी और बन गया शराब का सौदागर। किले का प्रमुख था रामराव पाटिल, जो मछुआरों का सरदार भी था। उससे दोस्ती के लिए पीरम खान ने कई ड्रम शराब तोहफे के रूप में भेजी। अब तोहफे से खुश होकर रामराव ने उसे रात भर किले में रुकने की इजाजत दे दी। इजाजत मिली तो खान ने पाटिल के लिए रात की दावत का इंतजाम कर दिया। लेकिन आधी रात को जब शबाब अपने जोरों पर था, तब अचानक पीरम खान के सैनिकों ने मछुआरों पर हमला कर दिया। खान के ये सैनिक शराब के खाली ड्रमों में छिपकर अंदर आए थे। उधर किले के बाहर नावों पर बैठे बाकी के सैनिक इशारा पाते ही किले में जा घुसे। भयानक मारकाट मची और पीरम खान ने किला फतेह कर लिया। इसके बाद यहाँ एक नया किला बना, जिसे फतेह करना तो दूर, दुश्मन इसका दरवाजा तक नहीं खोज पाते थे। ये कहानी है मुरुद जंजीरा की, जिसे इतिहास में आंजिक्य दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। आंजिक्य यानी कि अजेय, जिसे कभी कोई हरा ना सके। बात जब भी भारत के अजेय दुर्गों की होगी, तो मुरुद जंजीरा का नाम सबसे पहले आएगा। 500 सालों के इतिहास में इस किले पर डच, अंग्रेज और यहाँ तक कि मुगलों ने भी आक्रमण किया, लेकिन कभी कोई इसे जीत नहीं पाया। कहते हैं कि इस किले की बनावट इतनी शानदार थी कि इसका दरवाजा ढूंढने में ही दुश्मन के छक्के छुट जाया करते थे। दिन हो या रात, जंगे मैदान में समंदर की लहरों का पूरा साथ जंजीरा किले को मिलता था। यही कारण था कि दुश्मन कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, उसे मुंह की ही खानी पड़ती थी। 17वीं सदी में मराठा सम्राट छत्रपति शिवाजी ने भी इस किले पर आक्रमण किया था। शिवाजी की वीरता को बयां करते हुए रोहित सुल्तान तुरी ने लिखा है कि बुलंद हौसलों से एक साथ कई शत्रु मार गिराते थे, दुश्मन की छाती में ऐसे भगवा गाड़ के आते थे। कहते हैं कि शिवाजी जिस अभियान पर निकलते, वहां उनकी विजय तय होती थी। उन्होंने पूना, रायगढ़ और तोरना के पहाड़ी किलों के साथ ही कोंढाणा जैसे खतरनाक किले को भी फतेह कर लिया था। शिवाजी की रणनीतियां इतनी शानदार हुआ करती थी कि उस दौर में मराठों से जीतना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। शिवाजी की वीरता की कहानियों को और भी डिटेल में जानने के लिए आपको कुकू एफएम पर उनकी ये बायोग्राफी जरूर सुननी चाहिए। कुकू एफएम एक बढ़िया ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है, जहां आपको ढेर सारी ऐसे ही नॉलेजेबल ऑडियो बुक्स, बुक समरीज और स्टोरीज सुनने को मिलेगी, वो भी हिंदी, इंग्लिश और आपकी मन पसंदीदा रीजनल लैंग्वेजेस में। प्ले स्टोर पर 4.5 प्लस रेटिंग के साथ कुकू एफएम के 10 मिलियन प्लस यूजर्स हैं। आमतौर पर इसकी ईयरली कॉस्ट होती है 399 रुपीज़, यानी कि एक साल के लिए 399 रुपये। लेकिन अगर आप ये कोड यानी कि सारडा 50 कोड यूज़ करते हैं, तो आपको एक साल के लिए सिर्फ 199 रुपये देने होंगे, यानी कि साल भर का नॉलेज सिर्फ 199 रुपये में। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर इसे चेकआउट कर सकते हैं। अब टॉपिक पर वापस आते हैं। सवाल ये आता है कि मुरुद जंजीरा में ऐसा क्या खास था कि इसे जीतना नामुमकिन था, और क्या शिवाजी महाराज इसे जीत पाए? ये जानने के लिए हमें उतरना होगा इतिहास की गहराइयों में और जाना होगा दिल्ली से करीब 1500 किलोमीटर दूर कोंकण तट की ओर। देश की राजधानी दिल्ली से करीब 1411 किलोमीटर दूर अरब सागर के किनारे बसा है सपनों का शहर मुंबई। इसे माया नगरी मुंबई से 145 किलोमीटर दूर कोंकण के खूबसूरत तट पर बसा है मुरुद गांव। इसी गांव से आपको नजर आएगा समंदर का राजा मुरुद जंजीरा। समंदर की लहरों के बीच डटकर खड़े इस किले को देखने के लिए आज हजारों लोग
नावों पर सवार होकर आते हैं। लेकिन इतिहास के पन्नों को पलटकर अगर देखा जाए तो पता चलता है कि सदियों पहले यहाँ पर कोई किला नहीं था, बल्कि एक विशाल ज्वालामुखी चट्टान से बना छोटा सा द्वीप यानी कि आइलैंड था, जो कि वीरान पड़ा था। यहाँ किनारे पर बहुत सारे छोटे छोटे गांव बसे थे, जहां मछुआरे रहा करते थे। ये मछुआरे समंदरी डाकुओं से काफी परेशान थे। इन डाकुओं से बचने के लिए मछुआरों के सरदार रामराव पाटिल ने वीरान पड़े इस टापू पर एक किला बना लिया और अपने मछुआरों के साथ यहीं रहने लगा। उस दौर में ये पूरा इलाका अहमदनगर सल्तनत के बुरहान निजाम शाह के अधीन था और अब निजाम शाह इस किले पर कब्जा जमाना चाहते थे। कुछ इतिहासकार बताते हैं कि रामराव पाटिल ने यह किला बनाने से पहले निजाम से ही अनुमति ली थी। उसने लकड़ी के बड़े बड़े लट्ठों को गाड़कर एक विशाल किला बना लिया, जिसे स्थानीय भाषा में मेधे कोट कहा जाता था। इस मेधे कोट में अब मछुआरे पूरी तरह सुरक्षित थे, लेकिन सुरक्षा मिलते ही उन्होंने निजाम की अनदेखी शुरू कर दी। इससे खफा होकर निजाम ने अपने कमांडर पीरम खान को किला जीतने के लिए भेजा, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी पीरम खान इसे जीत नहीं पा रहा था। इसीलिए उसने बल की बजाय छल से काम लिया। कुछ कहानियों में बताया जाता है कि पीरम खान के सैनिक महिलाओं के भेष में नावों पर सवार होकर किले में पहुंचे, तो कुछ में बताया जाता है कि वे शराब के खाली ड्रमों में छिपकर अंदर आए थे। लेकिन फैक्ट ये है कि धोखेबाजी करके पीरम खान ने इस किले को, या यूं कहें कि इस पूरे टापू को फतेह कर लिया था। इतिहास की गहराइयों में जाकर उस दौर को देखा जाए तो पता चलता है कि उन दिनों में अफ्रीका, मिडल ईस्ट और यूरोप से बड़े बड़े जहाजों में हाथी दांत का सामान, सोना और बेशकीमती चीजें भारत आती थी। साथ ही मिडल ईस्ट से राज परिवारों के लिए खास तौर पर तैयार किए गए घोड़े भी सप्लाई किए जाते थे। अरब सागर से आने वाले ये जहाज भरूच, दीव, दमन और अलग अलग पोर्ट्स पर जाते थे। बुरहान निजाम शाह ने सोचा कि क्यों ना एक मजबूत किला बनाकर इन जहाजों पर निगरानी रखी जाए, ताकि टैक्स के तौर पर व्यापारियों से मोटी रकम वसूली जा सके और समुद्री लुटेरों से भी बचाव हो सके। इसीलिए उन्होंने उस टापू पर एक मजबूत किला बनाने का हुक्म दिया और इसी के साथ ही शुरू हो गया निर्माण समंदर के राजा मुरुद जंजीरा का। मुरुद पास के उस गांव का नाम था जहां ये आइलैंड था, और जंजीरा अफ्रीकी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है टापू। कुछ किताबों में बताया गया है कि जंजीरा फारसी भाषा के शब्द जजीरा से आया है, जिसका मतलब भी टापू ही होता है, और मराठी में इसका मतलब होता है समंदरी किला। लेकिन समंदर में किला बनाना कोई आसान काम नहीं था। तेज धूप, चारों तरफ खारा पानी और ऊपर से पत्थरों को लाने की चिंता थी सो अलग। भारी पत्थरों को लाना तो संभव ही नहीं था, क्योंकि इससे जहाजों के डूब जाने का खतरा था। लेकिन भारत के मेहनतकश मजदूरों के लिए कोई भी काम नामुमकिन नहीं था। उन्होंने उस आइलैंड पर मौजूद चट्टानों को काटकर पत्थरों का इंतजाम किया। इन पत्थरों को सीसा, रेत और गुल के मिश्रण से जोड़ा गया। देखते ही देखते लकड़ी से बने मेधे कोट की जगह एक विशाल किला खड़ा हो गया। मुरुद जंजीरा के चारों तरफ 19 बुर्ज बनाए गए। किले को बनाते वक्त इस बात का पूरा ख्याल रखा गया कि इसका दरवाजा दुश्मनों को ना दिखाई दे। इसीलिए 12-12 मीटर ऊंचे 2 बुर्जों के बीच किले का दरवाजा बनाया गया। पूरे आइलैंड को घेरते हुए किले की दीवारें बनाई गई ताकि दुश्मन को कतरा भर भी जमीन ना मिले। लेकिन सबसे बड़ा अजूबा थी किले में बनी 2 पानी की झीलें। गोलाकार में बनी इन झीलों की गहराई करीब 18 मीटर थी। समंदर में होने के बावजूद इनका पानी बेहद मीठा था। ये मीठा पानी किले के लिए किसी वरदान से कम नहीं था। इस पानी के सहारे लोग बिना किसी बाहरी मदद के कई महीनों तक किले के अंदर रह सकते थे।
कहा जाता है कि 22 साल के अथक मेहनत के बाद हमारे मेहनतकश मजदूरों ने 22 एकड़ में फैला ये शानदार दुर्ग तैयार कर दिया, जिसने 500 सालों तक समंदर पर राज किया। किले का ये निर्माण अहमदनगर के निजाम करवा रहे थे। 22 सालों के इस लंबे वक्त में कई सारे कमांडर्स आए और गए। 1538 में पीरम खान के इंतकाल के बाद किले के निर्माण का काम बुरहान खान ने संभाला। कई इतिहासकार बताते हैं कि बुरहान खान नहीं बल्कि शाह ताहिर खान की देखरेख में ये किला बना, जबकि एक फारसी शिलालेख के मुताबिक निजाम के हुक्म से फाहिम खान ने इस किले को बनवाया था। लेकिन किले के अंदर घुसते ही आपको दीवारों पर कुछ कलाकृतियां नजर आएगी। इनमें से एक में एक बाघ 6 हाथियों को घेरे है और एक दूसरी कलाकृति में 2 हाथी लड़ रहे हैं और 2 शेर उन्हें देख रहे हैं। ये सभी चिन्ह सिद्धि राजवंश के मैस्कोट यानी कि प्रतीक चिन्ह हैं। इतना तो हम सभी जानते हैं कि पुराने जमाने में जो राजा किला बनवाते थे वे अपना ही प्रतीक चिन्ह किले में लगवाया करते थे। फिर मुरुद जंजीरा पर सिद्धियों का प्रतीक चिन्ह क्यों? आखिर कौन थे ये सिद्धि और उनका जंजीरा से क्या लेना देना? ये जानने के लिए हमें चलना होगा भारत से कोसों दूर अफ्रीका महाद्वीप की तरफ। इतिहास गवाह है कि सदियों पहले से ही अफ्रीका के अश्वेत लोगों को गुलाम बनाकर दुनिया भर में बेचा जाता था। अफ्रीका का एक इलाका है हॉर्न ऑफ अफ्रीका, जहां अरब और यूरोप के लोग बड़ी संख्या में गुलाम खरीदने और बेचने के लिए आते थे। इस इलाके में बड़ी तादाद में ओरोमो जनजाति के अश्वेत लोग रहा करते थे। ये काफी गरीब होते थे और इसी गरीबी का फायदा उठाकर इन्हें चंद पैसों के बदले खरीद लिया जाता था और इनसे गुलामी करवाई जाती थी। ओरोमो जनजाति के ये लोग करीब 7-8 फुट लंबे और काफी ताकतवर होते थे। ये अपनी वफादारी के लिए इतने मशहूर थे कि मालिक के लिए जान दे भी सकते थे और जान ले भी सकते थे। इसीलिए दुनिया भर में इनकी काफी डिमांड थी। आज का इथोपिया देश भी हॉर्न ऑफ अफ्रीका में ही आता है, जो उस वक्त में अबिसिनिया नाम से जाना जाता था। इथोपिया गुलाम खरीदने के लिए अरेबियन लोगों की पसंदीदा जगह थी। वो इस इलाके को अल हब्श कहते थे और यहाँ के लोगों को हब्शी। अरेबियन मालिक इन हब्शी गुलामों को इस्लाम में कन्वर्ट करा देते थे और इन्हें दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बेच दिया करते थे। ऐसे ही एक हब्शी थे मलिक अंबर। मलिक अंबर का जन्म 16वीं सदी में इथोपिया के ही एक हब्शी परिवार में हुआ था। सिर्फ 10 साल की उम्र में उनके परिवार ने उन्हें गरीबी के कारण बेच दिया। उनके मालिक ने उन्हें इस्लाम में कन्वर्ट करा दिया और मलिक अंबर बन गए मलिक अंबर सिद्धि। मलिक अंबर को भारत में अहमदनगर के निजाम शाही के एक अफसर चंगेज खान ने गुलाम के तौर पर खरीद लिया। लेकिन ये कोई नहीं जानता था कि ये गुलाम एक दिन नवाब बन जाएगा। हुआ यूं कि जब मलिक अंबर भारत आए तब तक अकबर की सेना निजाम शाही को लगभग खत्म कर चुकी थी। लेकिन मलिक अंबर ने 150 हब्शियों की एक फौज बनाई और अकबर से निजाम शाही के कई इलाकों को वापस जीत लिया। अकबर की मौत के बाद जहांगीर भी मलिक अंबर के कारण काफ़ी परेशान रहा। कहते हैं कि मलिक अंबर और उनकी सेना गुरिल्ला वॉर करने में काफ़ी माहिर थे। ये छिपकर अटैक करते और मुगल सेना को बहुत नुकसान पहुंचाते। इस वजह से जहांगीर ने ये ऐलान करा दिया था कि मलिक अंबर का सिर काट कर लाने वाले को इनाम दिया जाएगा। लेकिन जब ऐसा नहीं हो सका तो अपने खुन्नस को कम करने के लिए जहांगीर ने एक पेंटिंग बनवाई जिसमें वो मलिक अंबर के कटे हुए सर पर निशाना लगा रहा है। लेकिन हकीकत तो ये थी कि अब मलिक अंबर ही मुरुद जंजीरा के असली सरताज थे। साल था 1617। मलिक अंबर, जो एक तरह से निजाम शाही के भी मालिक बन चुके थे, मुरुद जंजीरा के कमांडर बने। उनके दौर में किले को नई मजबूती दी गई। इस किले की दीवारों और बुर्जों पर बड़ी बड़ी शक्तिशाली तोपें तैनात की गई। किले के मुख्य दरवाजे पर भी पंच धातु से बनी 3 तोपें लगाई गई।
इनका नाम था कलाल बांगड़ी, लांदा कासम और चावरी। इन तोपों का निशाना काफी सटीक था और ये घंटों तक गोले दागने के बावजूद भी गर्म नहीं होती थी। एक दौर में मुरुद जंजीरा पर करीब 200 तोपें तैनात थी, जिनमें से कुछ को यूरोप से लाया गया था तो कुछ को किले में ही बनाया गया था। पीरम खान खुद एक सिद्दी थे और मलिक अंबर के आने के बाद यहाँ सिद्धियों का राज कायम हो गया। यही वजह है कि इस किले की दीवारों पर सिद्धियों के प्रतीक चिन्ह बने हैं, क्योंकि इस किले पर सिद्धियों का ही राज था। मलिक अंबर के समय से ही अलग अलग देशों से सिद्धि, नाविक, व्यापारी, सैनिक और गुलाम बनकर यहाँ आने लगे। वे जहाजों की निगरानी करते और व्यापार से खूब पैसा कमाते। इसी वजह से जंजीरा पर दुश्मनों की और समुद्री डाकुओं की भी नजरें थी। लेकिन सैकड़ों हमलों के बावजूद भी ये किला अजेय कैसे रहा, ये जानने के लिए हमें उतरना होगा समंदर की गहराइयों में। बचपन में आपने न्यूटन के नियम जरूर पढ़े होंगे। 1687 में सर आइजैक न्यूटन ने समझाया था कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल होता है, यानी कि ग्रेविटी फोर्स होता है जो हर एक चीज को अपनी तरफ खींचता है। यही फोर्स चंद्रमा और सूर्य में भी होता है, जो पृथ्वी को अपनी तरफ खींचता है। सूर्य पृथ्वी से दूर है और चंद्रमा पृथ्वी के करीब, इसीलिए चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा ताकतवर तरीके से काम करता है। ये ग्रेविटी फोर्स ना सिर्फ पृथ्वी को बल्कि पृथ्वी पर मौजूद समंदर को भी अपनी तरफ खींचता है और इसी वजह से समंदर में ज्वार पैदा होता है, यानी कि ऊंची ऊंची लहरें उठती है। अब आप इतना तो समझ गए होंगे कि पृथ्वी का जो हिस्सा चंद्रमा की तरफ है या उसके अपोजिट साइड होता है, उस पर उच्च ज्वार होता है, यानी कि समंदर की लहरें ऊपर उठती है, और बाकी के दोनों हिस्सों पर निम्न ज्वार होता है, यानी कि लहरें छोटी होती है। ये ओशन साइंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल था, जिसका ख्याल रखा गया मुरुद जंजीरा बनाते वक्त। क्योंकि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, इसीलिए हर 6 घंटे में एक जगह पर लहरें ऊंची होगी और हर 6 घंटे बाद ये लहरें उसी जगह पर छोटी होंगी। मुरुद जंजीरा इस तरह से बना था कि अगर दिन के वक्त इस पर हमला किया जाए तो पानी कम होने और लहरें छोटी होने की वजह से नावों को दूर ही रोकना पड़ता। इससे दुश्मन अपनी नावें किले के नजदीक लेकर नहीं आ सकते थे। वहीं अगर रात के अंधेरे में हमला किया जाता तो किले का दरवाजा ही दुश्मनों को नहीं मिलता था। दरवाजा खोजने के लिए ये जरूरी था कि वो किले के 12 मीटर करीब तक आए, लेकिन इतना करीब आते ही दुश्मन दरवाजे पर तैनात तोपों की रेंज में आ जाता। सटीक निशाना लगाने वाली इन तोपों के आगे दुश्मन टिक ही नहीं पाते थे। वहीं रात के समय उच्च ज्वार होने के कारण समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठती और नावों के डूबने का भी खतरा बना रहता था। मुरुद जंजीरा जमीन से 1 किलोमीटर दूर था, इसीलिए जमीन से दागे गए गोले इस तक पहुंच नहीं पाते थे, और समंदर के अंदर से अगर हमला किया जाए तो किले के अंदर तैनात तोपें ही दुश्मनों को खत्म कर देती थी। इसी कारण ये किला पूरी तरह अजेय बन गया था। किले के अजेय बनने का एक कारण मलिक अंबर भी थे। एक गुलाम होने के बावजूद उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को काफी अच्छे से संभाला। आसपास के मराठों, निजामों और हिंदू राजाओं से दोस्ती करके उन्होंने मुगलों के खिलाफ सबको एकजुट किया, और उनके जीते जी मुगल कभी जंजीरा को फतेह नहीं कर पाए। लेकिन साल 1626 में उनका देहांत हो गया। सिद्धि राजा नहीं होते थे, इसीलिए मलिक अंबर के बेटे को किले का अगला कमांडर बनाने की बजाय सिद्धि आपस में बैठे और मशविरा करके अपने में से सबसे योग्य व्यक्ति को कमांडर बना दिया। अब सिद्धि समंदर के साथ साथ जमीन पर भी अपनी पकड़ बनाते जा रहे थे। एक एक करके इन्होंने कई रियासतों को जीत लिया और अपना साम्राज्य दूर दूर तक फैला लिया। समंदर पर इनकी पकड़ का हर कोई मुरीद हो गया था, इसीलिए बड़े बड़े व्यापारी और राजे महाराजे सिद्धियों को अपना नेवल कमांडर बनाने लगे थे। उधर 1658 में दिल्ली की गद्दी पर बैठा मुगल बादशाह औरंगजेब। सिद्धियों ने औरंगजेब से संधि कर ली
और उनके वजीर बन गए। अब ये मुगल साम्राज्य की तरफ से समुद्री व्यापार संभालने लगे थे। इसी वजह से मराठों से इनकी दुश्मनी हो गई। साल था 1670। रात का समय था। अचानक एक के बाद एक ढेर सारी नौकाओं ने इस किले को घेर लिया। किले के कमांडर फतेह खान को डचों ने इस हमले के बारे में पहले से ही खबर दे दी थी। साथ ही उन्होंने गोला और बारूद भी पहुंचा दिया था। लेकिन जब उसे पता चला कि ये आक्रमण मराठा सरदार शिवाजी महाराज ने किया है तो वो घबरा गया। ये वो दौर था जब दूर दूर तक शिवाजी का खौफ था। उस वक्त दुश्मन तो शिवाजी के नाम से ही डर जाते थे, इसलिए मदद मिलने के बावजूद भी वो हिम्मत हार गया और किला शिवाजी को सौंपने के लिए तैयार हो गया। शिवाजी जंजीरा किले को जीतकर एक नया इतिहास रचने ही वाले थे कि तभी अचानक 3 सिद्धी सरदारों ने बगावत कर दी, जिनका नाम था संबल खान, खैरियत खान और कासिम खान। इन्होंने फतेह खान को किले में ही कैद कर लिया और मुगलों से मदद मांगी। मुगलों की मदद मिलने के बाद वो किला बचाने में कामयाब हो गए, लेकिन फिर भी शिवाजी ने हार नहीं मानी। कहते हैं कि शिवाजी महाराज और उनके बेटे संभाजी महाराज ने करीब 13 बार से भी ज्यादा इस किले को फतेह करने की कोशिश की थी। संभाजी ने इस तक पहुंचने का रास्ता भी बना लिया था, लेकिन फिर भी वो इसे जीत ना सके। मुरुद जंजीरा को जीतने के लिए छत्रपति संभाजी महाराज ने समंदर में एक दूसरा किला भी बनवाया, जिसका नाम था पद्मदुर्ग। 22 एकड़ में फैला ये किला मुरुद जंजीरा से 8 मील दूर था, लेकिन इसमें मीठे पानी की झीलें नहीं थी। पद्मदुर्ग की मदद से मराठों ने एक एक करके सिद्धियों की जमीन पर मौजूद कई रियासतों पर कब्जा कर लिया था, लेकिन वे कभी जंजीरा को नहीं जीत पाए। कहते हैं कि संभाजी महाराज के देहांत के बाद मराठा सरदार कान्होजी आंग्रे ने मराठाओं की कमजोर होती नींव को ताकत दी और कोंकण के सारे किले जीत लिए। उनके खिलाफ सिद्धी, पुर्तगाली और मुगल एक हो गए, लेकिन मराठों ने इन सब को हरा दिया। लेकिन मुरुद जंजीरा अब भी अजेय था। कहते हैं कि दोस्त हो या दुश्मन, सिद्धियों ने कभी भी किसी के लिए ये किला खाली नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे कि जंजीरा उनकी वजह से नहीं बल्कि वो जंजीरा की वजह से सुरक्षित है। जंजीरा हार जाने के साथ उनका वजूद भी खत्म हो जाएगा, इसीलिए उन्होंने जी जान से इस किले की रक्षा की। ये किला हबशी सिद्धियों का गढ़ था। 500 सालों के इतिहास में यहाँ रहने वाले कमांडर्स और लोगों के लिए कई हवेलियां, महल और क्वार्टर बने। सिद्धी मुस्लिम थे, इसीलिए उन्होंने किले में दरगाहें और मस्जिदें बनवाई। उस दौर में यहाँ 3 मोहल्ले हुआ करते थे, 2 मुसलमानों के लिए और एक अन्य के लिए। जंजीरा की वजह से सिद्धियों का साम्राज्य फैलता जा रहा था। 17वीं सदी के आखिर तक सिद्धियों के पास करीब 22 रियासतें थी। मलिक अंबर के बाद कमांडर बने सिद्धी सुरूल खान ने पास के ही खोकरी गांव में कई खूबसूरत मकबरे बनाए थे। मजे की बात तो ये है कि उन्होंने अपने जीते जी ही अपना मकबरा भी बनवा लिया था। 19वीं सदी तक सिद्धी नवाब इनकी देखभाल किया करते थे। मकबरों की देखभाल के लिए आसपास के लोगों से पैसा लिया जाता था। हर जुमेरात को यहाँ कुरान पढ़ा जाता था। हर साल यहाँ उर्स लगता था। ये मकबरे आज भी खोकरी गांव में मौजूद हैं। इनके पीछे लगे पेड़ भी सिद्धियों की तरह ही अफ्रीका से लाए गए हैं। साल 1770 में सिद्धियों ने अंग्रेजों के साथ संधि कर ली। अब क्योंकि मुगल साम्राज्य का अंत हो चुका था, तो ये भी साल 1803 में वजीर से फिर नवाब बन गए। सदियों से सिद्धी आपस में बैठकर मशविरा करते और अपना प्रमुख चुनते थे, लेकिन साल 1880 के बाद यहाँ पर भी राजशाही आ गई और राजा के बेटे को ही राजा बनाया जाने लगा। इतिहास बताता है कि जब सिद्धी गुलाम से नवाब बने थे, तो उस दौर में तमाम ताकत होने के बावजूद भी इन्हें राजाओं वाला सम्मान मिलना काफी मुश्किल था। लेकिन अंग्रेज सिद्धियों को वही सम्मान देते थे जो दूसरे राज घरानों में इन्हें मिलता था।
इसीलिए अंग्रेजों के साथ इनके संबंध काफी अच्छे थे और ये हर लड़ाई में उनका साथ दिया करते थे। धीरे धीरे सिद्धियों ने भी नवाबों वाले शानो शौकत को अपना लिया। 20वीं सदी में जंजीरा के सिद्धी नवाब ने मुरुद गांव के पास अपने लिए एक नया महल बनवाया जिसका नाम था अहमदगंज। इस खूबसूरत पैलेस को टर्किश डिजाइनर ने तैयार किया था। आजादी मिलने के बाद सबसे आखिर में यानी कि साल 1948 में जंजीरा रियासत भारत का हिस्सा बन गई। आजादी के बाद बहुत से किलों का नेशनलाइजेशन कर दिया गया। हालांकि साल 1972 तक सिद्धी मुरुद जंजीरा में ही रहा करते थे, लेकिन बाद में उन्हें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने नोटिस जारी किया, जिसके बाद वो ये किला छोड़कर चले गए। लेकिन अहमदगंज पैलेस अभी भी सिद्धी नवाब के पास है। अब एक तरफ जहां खोखरे के मकबरे गुलामों के राजा बनने की कहानी बयां करते हैं, वहीं मुरुद जंजीरा आज भी समंदर में अजेय खड़ा है। समंदर की लहरों के निशान आज भी जंजीरा की दीवारों पर दिखते हैं। ये किला अजेय तो है ही, साथ ही ये एक गुलाम के राजा बनने की कहानी का भी गवाह है। उस दौर में जिन लोगों के साथ जानवरों जैसा बर्ताव किया जाता था, वो कैसे अपनी काबिलियत के दम पर राजा बने, कैसे 500 सालों तक वो एक किले पर अपनी सत्ता कायम रखने में कामयाब रहे, ये कहानी बताता है मुरुद जंजीरा। देखा जाए तो भारत में सबसे ज्यादा किले या तो महाराष्ट्र में हैं या फिर राजस्थान में, लेकिन अजेय दुर्गों की फहरिस्त में जंजीरा का नाम सबसे पहले लिया जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि मुरुद जंजीरा ने एक लंबा संघर्ष किया है। वैसे तो राजस्थान के लोहागढ़ को भी अजेय माना जाता है, लेकिन ये किला साल 1733 में बना था। ये राजस्थान में बनने वाला सबसे नया किला था। जाहिर सी बात है कि सबसे आखिरी में बनने के कारण इसे सबसे कम हमले सहने पड़े थे। वहीं मुरुद जंजीरा लोहागढ़ से 200 वर्ष से भी ज्यादा पहले बन गया था। इसने संघर्ष ज्यादा किया और खूब लड़ाइयों का सामना करने के बाद भी अजेय रहा। इसीलिए हमने जंजीरा की कहानी को चुना। उम्मीद करते हैं कि आंजिक्य दुर्ग मुरुद जंजीरा की ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आप राजस्थान के लोहागढ़ दुर्ग की कहानी भी सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम आपके लिए उस पर भी एक वीडियो लेकर आएंगे। दोस्तों, मुरुद जंजीरा और मलिक अंबर दोनों को ही इतिहास में बहुत कम जगह मिली है। हो सकता है कि इतिहास लिखने वाले एक गुलाम की कामयाबी को पचा ना पाए हों, लेकिन हकीकत तो ये है कि किस्मत ने जिसे गुलाम बनाकर पैदा किया, वो मलिक अंबर अपनी कामयाबी के दम पर जंजीरा का सरताज तो बन ही गया। साथ ही दिल्ली पर राज करने वाले शक्तिशाली मुगल बादशाहों को भी उन्होंने नाको चने चबवाए। 7 फीट ऊंचे और बुलंद इरादों वाले मलिक अंबर का सिर कलम करने के जहांगीर भी सिर्फ सपने ही देखता रह गया। आज का संभाजी नगर, जिसे औरंगाबाद भी कहते हैं, उसे बसाने वाले भी मलिक अंबर ही थे। मलिक अंबर की कहानी काफी दिलचस्प तो है ही, बहुत ही मोटिवेशनल भी है दोस्तों। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि उनका कहीं नाम तक सुनने में नहीं आता। इतिहास के पन्नों से खोजकर आपके लिए मलिक अंबर की कहानी भी हम लेकर आएंगे, अगर आप चाहेंगे तो। लेकिन पहले आप हमें ये बताएं कि आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी और आप हमें कहां से देख रहे हैं। मुरुद जंजीरा की कहानी अलग अलग सोर्सेज से पूरे फैक्ट चेक के साथ हमने आपके सामने पेश की है, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ऐसे ही दिलचस्प कहानियां सुनने के लिए और नॉलेज को बढ़ाने के लिए कुकू FM के ऑडियो बुक्स जरूर सुने और जाने से पहले हमारे चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लें। हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।